वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी को अपने खुद के लाइट वेट टैंक की जरूरत तब मालूम चली जब 2020 में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच गलवान में बॉर्डर एरिया को लेकर झगड़ा होना शुरू हुआ था। और इस झगड़े के कारण दोनों देश की आर्मीज ने अपने सोल्जर्स को आई टू आई कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। जहां चाइनीज आर्मी ने अपने सोल्जर्स को सपोर्ट देने के लिए अपने नए लाइट टैंक टाइप 15 को भी उतार दिया था, चाइना के इस लाइट टैंक के जवाब में इंडिया के पास अपना कोई लाइट टैंक नहीं था। हालांकि इंडियन आर्मी ने अपने एडवांस T-90 और T-72 टैंक को भी डिप्लॉय कर रखा हुआ था, लेकिन T-90 और T-72 एक मीडियम कैटेगरी का टैंक है और इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे T-90 और T-72 ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे नहीं चढ़ सकते थे जितना चाइना का लाइट टैंक जा सकता था। खैर, इस झगड़े के बाद इंडिया को ये महसूस हो गया था कि चाइना के इस लाइट टैंक के मुकाबले इंडिया को भी एक लाइट टैंक चाहिए था जो कि काफी ऊंचाई वाली जगह पे आसानी से डिप्लॉय हो सके। इंडिया ने इसके लिए रसिया की तरफ रुख किया और रसिया के लाइट टैंक 2S-25 स्प्रूट को टेस्ट किया, लेकिन इस टैंक का आर्मर और फायर पावर एक टाइप 15 टैंक के मुकाबले बहुत इंफीरियर क्वालिटी का था, जिसके कारण इंडियन आर्मी ने इस टैंक को रिजेक्ट कर दिया। अब इंडियन आर्मी के सामने काफी दुविधा खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि किसी और देश से टैंक खरीदने का मतलब काफी समय लगना था। इंडियन आर्मी की इस उलझन को देखते हुए इंडियन डिफेंस की एक ऐसी कंपनी आगे आई जिसको टैंक को बनाने का अच्छा खासा अनुभव था, और इस कंपनी का नाम था L&T डिफेंस। L&T इससे पहले इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्र सेल्फ प्रोपोल्ड हॉविट्जर बना चुकी थी और इसको बनाने में L&T को अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। और L&T इसी अनुभव से DRDO के साथ मिलकर एक नए तरह के लाइट टैंक जोरावर को बनाने का प्रस्ताव इंडियन आर्मी के सामने दिया। लेकिन इंडियन आर्मी के सामने सबसे बड़ी समस्या इसको टाइम पे इंडेक्ट करवाना था, क्योंकि चाइना का टाइप 15 टैंक इस मामले में इंडिया के ऊपर एज ले चुका था। लेकिन इन सभी शंकाओं को एक तरफ करते हुए L&T ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेते हुए काम को फास्ट मोड पर चालू करवा दिया। चूंकि L&T के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मौजूद था जो उसने K9 वज्र को बनाने में खर्च किया था, और इसी के बदौलत जोरावर टैंक की डिजाइन और प्रोडक्शन तेजी से चालू हो पाया। L&T के डिफेंस हेड के अनुसार जोरावर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसने मात्र 18 महीने के अंदर डिजाइन से लेकर टैंक के रोल ओवर का सफर तय कर लिया है। टैंक के रोल ओवर होने के बाद टैंक जोरावर अभी L&T के कॉम्प्लेक्स में इंटरनल ट्रायल में हिस्सा ले रहा है और जल्दी समर ट्रायल के लिए इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि प्रोडक्शन में जाने से पहले इंडियन आर्मी के अनुसार अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वह करवा सके। इंडियन आर्मी इस 25 टन के जोरावर टैंक को 350 से ज्यादा की संख्या में चाह रही है, ताकि लद्दाख रीजन में चाइना के अगेंस्ट इसको लाया जा सके। इजराइल ईरान के जंग में जिस न्यूज ने सबसे ज्यादा अटेंशन इंडियंस को दिया वो थी इजराइल की राफेल कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रॉकनेट, जिसे हम क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी जानते हैं। ईरान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में इजराइल ने इसी रॉक मिसाइल का यूज करके ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। इस तरह की मिसाइल एक हाई एल्टीट्यूड से फायर की जाती है, उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते हुए एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाती है। 2020 तक इंडिया इस तरह की मिसाइल को खुद प्रोड्यूस न करके अपने क्लोज एलाई रसिया से KS-31 नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल को खरीदता था। इंडियन एयरफोर्स ने 2001 में रसिया से पहली बार 150 की संख्या में इन मिसाइल के 2 वेरिएंट को खरीदा, जिसमें पहली थी KS-31A जो एक एंटी शिप मिसाइल थी, और इसका दूसरा वेरिएंट KS-31P जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। जहां KS-31A की रेंज 70 किलोमीटर तक थी, वहीं KS-31P की रेंज 110 किलोमीटर तक थी। बाद में 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने रसिया से एडवांस वर्जन KS-31PD को भी सीमित संख्या में खरीदा। 2020 के बाद इंडियन अथॉरिटी ने खुद के एंटी रेडिएशन मिसाइल या एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना शुरू किया, जिसके तहत DRDO ने पहले रुद्रम 2 जो कि 300 किलोमीटर की रेंज दे सकती थी, और इसके बाद एडवांस और लॉन्ग रेंज की रुद्रम 3 को डेवलप किया।
रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन दोनों मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI और इंडियन नेवी के MiG-29K फाइटर जेट से टेस्ट करवा ली गई है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल की रॉक मिसाइल का टेस्ट इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन फाइटर जेट Su-30 MKI से अंडमान निकोबार आइलैंड पे करवाया गया है, जिसमें सफलता मिलने पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन किसी इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा करीब 100 की संख्या में करवाने का फैसला लिया गया है। और इस फैसले पर इंडिया में काफी सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि जब इंडिया रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे मिसाइल को डेवलप और प्रोडक्शन लोकल में कर सकता है, तो इसी कैपेसिटी वाली रॉक मिसाइल को लाइसेंस के तहत यहाँ क्यों बनाया जाएगा। इस सवाल का जवाब इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये देते हुए बताया है कि रुद्रम मिसाइल और रॉक मिसाइल दोनों अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल है। जहां रुद्रम 2 और 3 मिसाइल की रेंज 300 से 550 किलोमीटर तक है और इन मिसाइल की स्पीड मैक 5+ है, जिसके कारण इन मिसाइल का यूज हाई वैल्यू के टारगेट जैसे एनिमी रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी, रनवे, कमांड बंकर और हैंगर को एक सेफ डिस्टेंस में उड़ते हुए इंडियन फाइटर जेट द्वारा डिस्ट्रॉय करने में होगा। और अगर वही रॉक मिसाइल की बात करें तो इनका प्रयोग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर जेट द्वारा कम वैल्यू वाले टारगेट को बर्बाद करने में होगा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। डीआरडीओ द्वारा इन दोनों की मिसाइल को इंडियन फ्लीट के Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और भविष्य में आने वाले तेजस मार्क 2 फाइटर जेट से करवाएगी। इन दोनों तरह की मिसाइल के आ जाने से इंडियन फ्लीट की ताकत तो काफी बढ़ ही जाएगी, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के हथियारों के जखीरे में कई तरह के टारगेट्स के लिए हर तरह की वेपन्स भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि अच्छा यही होता कि डीआरडीओ रॉक जैसी मिसाइल को अपने एक्सपीरियंस के जरिए बनाती और इनका प्रोडक्शन भी करती है, क्योंकि विपरीत स्थिति में हमें जरूरत पड़ने पे किसी दूसरे देश की तरफ देखना नहीं पड़ता और ना ही प्रोडक्शन करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।